छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का रमन सरकार पर सीडी बम। सीडी में बैंक घोटाले के आरोपी का नार्को टेस्ट नजर आ रहा है। सीएम और मंत्रियों को करोड़ों देने का आरोप। जी मीडिया नहीं कर सकता सीडी की सच्चाई की पुष्टि। बीजेपी ने बताया आरोपों को निराधार। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया गया है। भोपाल के शाहपुरा थाने में आईटी एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि दिग्विजय सिंह के ट्वीट से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। फिर तेजाब में झुलसी एक बेटी। मध्य प्रदेश के मुरैना में एसिड अटैक में लड़की की मौत हो गई है। घर वाले भी झुलस गए हैं। आरोपी को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। गुड़गांव के गीतांजलि मर्डर केस में एसआईटी गीतांजलि के पति और पंचकुला में सीजेएम के पद पर तैनात रवनीत गर्ग से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ देर रात को हुई। आपको बता दें कि गीतांजलि का शव गुड़गांव के सिविल लाइंस इलाके में एक पार्क में मिला था और उनके शरीर पर 4 गोलियां लगी थी। बिहार में कानून व्यवस्था के ऊपर फिर सवाल उठ रहे हैं। बेगूसराय में अज्ञात बदमाशों ने एक पीजी की छात्रा को गाड़ी से खींचकर गोली मार दी। बेगूसराय के जीडी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स कर रही ये छात्रा कॉलेज से घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उसको गाड़ी से बाहर खींचा और उसको गोली मार दी। इस छात्रा की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब कोई बड़ी वारदात सामने नहीं आती। आजमगढ़ में बीएसपी के पूर्व विधायक की हत्या, उसके बाद बिजनौर और इटावा में लड़कियों को जिंदा जलाने की घटनाएं राज्य में कानून व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि राज्य में सब ठीक ठाक है। छपरा में मिड डे मील में कीटनाशक की जहरीली मात्रा नहीं ली थी 23 बच्चों की जान। एफएसएल रिपोर्ट में ये सच सामने आया है और इसी के साथ ये सच भी बेपर्दा हो गया है कि मंगलवार को छपरा में कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि जानलेवा लापरवाही थी। 5 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भी भारी बारिश के आसार जताए हैं। शनिवार को दिल्ली में कुछ घंटे की बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। राजधानी के कई इलाकों में सड़कों पर कई फीट पानी जमा हुआ है। कई लोगों को घंटों तक ट्रैफिक जाम से भी जूझना पड़ा। उधर मुंबई में फिर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। अगर फिर 2005 की तरह ही बारिश हुई तो मुंबई डूब में आ जाएगी। टेरी ने इस बात के लिए महाराष्ट्र सरकार को आगाह किया है और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछली बाढ़ से मुंबई ने कोई सबक नहीं सीखा। फिल्मकार पूजा भट्ट ने उदयपुर के एसपी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है और कहा है कि उदयपुर में कलेक्ट्रेट में फिल्म बैड की शूटिंग के दौरान एसपी ने उनके और फिल्म क्रू के साथ हाथापाई की और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। एसपी ने आरोपों से इनकार किया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट उनके लिए मुसीबत बन गया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया गया है। भोपाल के शाहपुरा थाने में आईटी एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने अपना जो ट्वीट किया है उसमें हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो ट्विटर पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने जो मैसेज डाले थे उन्हीं के कारण उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस भोपाल के शाहपुरा में दर्ज किया गया है और आईटी एक्ट की धारा के तहत यह केस दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि दिग्विजय सिंह के ट्वीट में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। ऐसा घृणित वक्तव्य एक हिंदू होने के नाते भी और एक भारतीय होने के नाते भी मेरी राम में अटूट आस्था है। मेरी धार्मिक आस्थाओं को बहुत ठेस पहुंची है और इस नाते मैंने धारा 295 को आधार बनाते हुए उन पर मेरे अपनी धार्मिक आस्थाओं को क्षति पहुंचाने का, हिंदू समाज को अपमानित करने का, भगवान राम के प्रति आस्थावान लोगों को क्षति पहुंचाने का मुकदमा दायर किया है। तो दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज कर लिया गया है।
अभी अभी एक और बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से जारी किया गया है। इस अलर्ट के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह बड़ी खबर अभी अभी आ रही है गुजरात से, जहां अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमले के अलर्ट को जारी किया गया है। यह अलर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से आया है और इस अलर्ट के बाद अहमदाबाद के एयरपोर्ट की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इस बड़ी खबर पर, इस इंटेलिजेंस अलर्ट पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और जानकारी के साथ हम वापस लौटेंगे। लेकिन अब बात उस सीडी बम की जिसने छत्तीसगढ़ में सियासी तूफान ला दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 6 साल पुराने बैंक घोटाले की एक सीडी जारी की है। इस सीडी के अंदर घोटाले के एक आरोपी उसी बैंक के अफसर का नार्को टेस्ट है और घोटाले का आरोपी मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके कैबिनेट के 4 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। घोटाले का आरोपी, जो कि एक अफसर था इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का, वो इस सीडी में देखा जा सकता है और पूछताछ के दौरान वो ये कह रहा है कि उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को और उनके 4 मंत्रियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी थी। जी मीडिया इस सीडी की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता है और बीजेपी का कहना है कि आरोप निराधार है। कहां से आई ये सीडी? कांग्रेस के पास कैसे पहुंची सीडी? सीडी असली है या नकली है? क्या रमन सरकार के मंत्रियों ने ली रिश्वत या नार्को के नाम पर हुआ नाटक? मुख्यमंत्री बहुत बात करता है भ्रष्टाचार के बारे में। अगर वो इसको इतना ही कंसर्न है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का तुरंत ये नार्को टेस्ट के जो क्लिपिंग्स है उसको देख के तुरंत इस्तीफा देना है और सीबीआई को मांग करके सीबीआई का जांच कराना है। छत्तीसगढ़ की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब कांग्रेस के कुछ नेता एक सीडी लेकर मीडिया के सामने पहुंचे। मीडिया को सीडी की कॉपीज बांटी गई। ये सीडी रमन सरकार पर हमले का नया हथियार थी, ऐसा हथियार जो विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के मिशन को मुश्किल बनाने वाला था। नार्को टेस्ट करा, पुलिस विभाग के पास वो सीडी है, उसे सार्वजनिक करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोगों ने ठोस जो सबूत, जो तथ्य और जो प्रमाण और जो आरोप आपके सामने ज्वलंत आरोप रखे हैं, अभी इनका उत्तर ढूंढना है। मामला साल 2007 में हुए इंदिरा प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक से जुड़ा है। बैंक में 54 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। मामले की जांच पुलिस कर रही है और घोटाले पर रायपुर की अदालत में सुनवाई चल रही है। जो सीडी कांग्रेस ने मीडिया को बांटी है, उस सीडी में बैंक के पूर्व मैनेजर उमेश सिन्हा के नार्को टेस्ट का वीडियो है। इस वीडियो में नार्को टेस्ट के दौरान उमेश सिन्हा रमन सिंह और उनकी कैबिनेट के कई मंत्रियों को करोड़ों रुपए रिश्वत देने की बात कबूल कर रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये सीडी आखिर उनके पास पहुंची कहां से। जी मीडिया ना तो इस वीडियो की सच्चाई पर अपने दर्शकों को भरोसा दिला सकता है। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट की वैल्यू केवल कोरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में होती है, उसकी कोई विधिक मान्यता नहीं है। मौके की नजाकत को देखते हुए बीजेपी ने सफाई देने में देर नहीं की। बीजेपी ने कांग्रेस पर गहरी साजिश रचने का आरोप लगाया। नहीं, सपोर्टिंग एविडेंस में वो सीडी जो है वो खारिज की गई है कि सपोर्टिंग एविडेंस जो है वो इस सीडी से मेल नहीं खाते। कांग्रेस के हाथ में ये सीडी आखिर कहां से लगी? बताया जा रहा है कि पुलिस ने उमेश सिन्हा का नार्को टेस्ट किया जरूर था, मगर नार्को टेस्ट का नतीजा क्या रहा, इसका जवाब कोर्ट में अब तक दाखिल नहीं किया गया है। रायपुर से अभिषेक झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको सीडी का एक अंश दिखाते हैं, लेकिन आपको ये पहले ही हम कह देना चाहते हैं कि जी मीडिया इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि ये सीडी असली है या नहीं। लेकिन कांग्रेस के जो आरोप है वो उसका आधार क्या है ये आप इस सीडी में देख रहे हैं। इसमें उस अधिकारी का नार्को टेस्ट किया जा रहा है जो कि बैंक में काम करता था। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का अधिकारी क्या आरोप लगा रहा है और ये गंभीर आरोप है,
आप भी देखिए। जी मैडम। कहाँ लगाया है तुमने पैसे? मेरा पैसा मैडम कहीं है ही नहीं, मेरे पास पैसा था नहीं, मैं कितना करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट किया तुमने? तिवारी मैडम को दिया 9 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए राम विचार नेताम को। 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए दिए हूँ रमन सिंह को। 1 करोड़ रुपया दिया ब्रिजमोहन अग्रवाल को। किसको? ब्रिजमोहन अग्रवाल। और 1 करोड़ रुपये राजस्थान, 1 करोड़ रुपये डीजीपी किसको? डीजीपी को दिया था। कितना पैसा दिया था? 1 करोड़ रुपये तिवारी मैडम के कहने पे दिया। रमन सिंह को 1 करोड़ रुपये दिया हो नहीं, मैंने नहीं दिया, लेकिन मेरी जानकारी में है। कौन जाके उधर दिया था पैसा? तिवारी मैडम ने दिया मैडम। तो नार्को टेस्ट के दौरान आपने देखा कि किस तरह से ये अधिकारी मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनके 4 मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों पर भी आरोप लगा रहा है कि उन सबको पैसे दिए गए थे। ये दरअसल पूरा मामला इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक का है और ये घोटाला 54 करोड़ रुपए का घोटाला था। पुलिस ने इस घपले में बैंक के मैनेजर उमेश सिन्हा को प्रमुख आरोपी बनाया था और बाद में उसी का बेंगलुरु में नार्को टेस्ट कराया गया था। कहा जा रहा है कि नार्को रिपोर्ट को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। फिलहाल ये केस रायपुर के सीजेएम कोर्ट में चल रहा है। कांग्रेस इस सीडी को लेकर बीजेपी से सवाल पूछ रही कि आखिर नार्को टेस्ट की सीडी को कोर्ट में पेश किया क्यों नहीं गया। बैंक मैनेजर ने यह इल्जाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर, उनके 3 वजीर और उस वक्त के डीजीपी को कई करोड़ रुपया दिया गया है। शायद 5 करोड़ रुपया, उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया देने की बात कही है। तो ये जो बैंक का मैनेजर है, सिन्हा जिसका नाम है, उसकी ये एविडेंस है, लेकिन पुलिस ने इसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया। कोर्ट में इसकी सीडी की कॉपी नहीं लगाई, जिससे ये लगता है कि मामले में गड़बड़ है और इस केस को हशप करने की कोशिश की गई है। तो ये एक मामला है जिसके कारण छत्तीसगढ़ की सियासत में तूफान आ गया है। इस पर प्रतिक्रियाएं और अपडेट्स आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, लेकिन अब एक और खबर जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर कब रुकेंगे एसिड अटैक, कब महफूज होंगी महिलाएं? अदालत और सरकार की सख्ती के बावजूद एसिड अटैक्स की वारदातों पर लगाम नहीं लग पा रही है। जो ताजा घटना है वो मध्य प्रदेश की मुरैना की है, जहां एक लड़का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक तरफा प्यार करता था लड़की से, उसके घर में घुस गया। उसके बाद उसने लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंका और इतना सारा तेजाब वो लेकर आया था कि उसने जो परिवार के दूसरे लोग थे जो उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर भी तेजाब फेंका और इस वारदात में लड़की बुरी तरह झुलस गई और उसकी मौत हो गई। वारदात में लड़की के परिवार के कई लोग झुलस गए, से कुछ की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। वारदात के बाद से तेजाब फेंकने का आरोपी लड़का अभी तक फरार है और कहा जा रहा है कि तेजाब फेंकने का आरोपी जो लड़का था वो लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था, कई बार उससे बात करने की कोशिश करता था, उसको परेशान भी करता था और आखिरकार उसने लड़की के घर में ही घुसकर उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। लड़की की मौत हुई। ये अपने साथ 4 जने एक कमरे में सो रहे थे, हम अपने कमरे में अलग लेटे हुए थे। रात में वो भब्बर मचाया उसने, वो तेजाब की बोतल ले तो हाथ में, उसने सारे गेट तो खुले ही थे। कितने बजे की घटना? ये 1:30 बजे करीब 1 के बीच में रात को। कौन जल गया था? ये 4 हमारी मम्मी है, हमारी लड़की है, वो भांजा है हमारा और वो हमारे साड़ू का लड़का है। बच्ची आपकी खत्म हो गई? बच्ची हमारी खत्म हो गई सर। ये हालत तब है जब 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिए थे कि तेजाब को खुले बाजार में न बेचा जाए और साथ ही तेजाब खरीदने और बेचने वाले का पूरा ब्यौरा रखा जाए। बिल्कुल साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए थे और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि तेजाब, कई लोगों का यह कहना है कि तेजाब का जहां तक सवाल है वो हत्या से भी ज्यादा भयानक है और इसीलिए तेजाब आराम से लोगों को मिलना नहीं चाहिए और इस बात के फिर बाकायदा नियम बनाए गए कि एसिड
किसको बेचा जाएगा और कैसे बेचा जाएगा, बाकायदा आई कार्ड मांगा जाना चाहिए, नाबालिगों को तेजाब नहीं दिया जाना चाहिए, सारे निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन एक और बड़ी वारदात एक बार फिर हो गई है। इस पर अपडेट्स आपको आगे भी देते रहेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे गुड़गांव के गीतांजलि मर्डर केस की। हार गई और मौत जीत गई। आज हम उसी स्कूल में हैं जहां पर हमारे देश के भविष्य ने दम तोड़ा है। क्या कमी है हमारे देश में, क्या कमी है हमारी सरकार में और क्या कमी है हमारे सिस्टम में? क्यों हम अपने बच्चों को बचा नहीं पाए? गुड़गांव के गीतांजलि मर्डर केस में एसआईटी गीतांजलि के पति और पंचकुला में सीजेएम के पद पर तैनात रवनीत गर्ग से पूछताछ कर रही है। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ देर रात को हुई। एसआईटी ने रवनीत से कई सवाल पूछे और कोशिश की कि इस गुत्थी के जो अलग अलग पहलू हैं उनको सुलझाया जा सके। आपको बता दें कि गीतांजलि का शव गुड़गांव के सिविल लाइंस इलाके में एक पार्क में पड़ा मिला था और उनके शरीर पर 3 गोलियां लगी थी, जिससे सवाल उठाए जा रहे थे कि एक व्यक्ति जो आत्महत्या करना चाह रहा हो, क्या वो अपने आप को 3 गोलियां मारेगा? और ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी तलाशने की कोशिश की जा रही है और रवनीत गर्ग से पूछताछ की गई है। गीतांजलि जीना चाहती थी, दूसरों को भी जीने का संदेश देती थी। जब कभी मौका मिलता अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। और उनके परिवार का कहना है कि ऐसी व्यक्ति जो इतनी जिंदा दिल हो और सबको लड़ने की प्रेरणा देती हो, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। By changing our mentality, tendencies and actions, and for this purity of self is required, which can be had through time-tested techniques of spirituality. इसलिए मैं ये जो बैठे नौजवान हैं सबसे यही कहूंगी कि अपनी सोच को बदलो। तुम्हारा मन बदलेगा तभी ये समाज बदल सकता है, तभी ये देश बदल सकता है और तभी युग परिवर्तन हो सकता है। इसलिए हे देश के नवयुवकों सचेत हो जाओ। ये जो पीछे बैठे हैं उनके लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ। हे देश के नवयुवकों सचेत हो जाओ। जरूरत है आज भारत माँ को फिर तुम्हारी, क्योंकि आजाद देश फिर जकड़ा है जंजीरों में। भारत को इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए हे देश के तरंगधारों तुम सचेत हो जाओ। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिनके अंदर आत्म जागृति है, जिनके अंदर सोचने विचारने की क्षमता है, जिनके अंदर क्षमता है, वे आज मौन क्यों हैं और कब तक मौन रहेंगे? जब इस भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तब हम जागेंगे। इसलिए नवयुवकों, नौजवानों, बचाओ इस भारतवर्ष को, क्योंकि अगर देश मर गया तो जिंदा कौन रहेगा और अगर जिंदा भी रहा तो उसे जिंदा कौन रहेगा? धन्यवाद। गीतांजलि जिनके मर्डर के केस की अभी इंक्वायरी जारी है, इसके बारे में अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं बिहार की, और बिहार की 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं जो राज्य में नीतीश राज पर सवाल खड़े करती हैं। छपरा में पहले 23 मासूमों की मिड डे मील से मौत के बाद अभी तक नीतीश सामने नहीं आए। इस बीच एफएसएल रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हो गया है कि छपरा में मिड डे मील में कीटनाशक की जहरीली मात्रा ने ही 23 बच्चों की जान ली थी। इस मामले पर हंगामा थमा नहीं है और अब बेगूसराय में एक छात्रा को बाकायदा बस से खींचकर गोली मारने का मामला सामने आया है। अब बात यूरोप की सैर पर निकले भारतीयों की। स्लोवेनिया ने देश में वीजा केंद्रों की तादाद बढ़ा दी है। सेंट्रल यूरोप में बसा छोटा सा देश है, लेकिन बेहद खूबसूरत देश है स्लोवेनिया, और उसको उम्मीद है कि स्लोवेनिया में भारतीयों की बढ़ती हुई दिलचस्पी वहां के टूरिज्म को मजबूती दे सकती है। इन खूबसूरत वादियों की सैर करना अब आसान हो गया है।
स्लोवेनिया गणराज्य ने भारत के 6 महानगरों में नए वीजा केंद्रों की शुरुआत की है। पहले स्लोवेनिया का वीजा दिल्ली स्थित दूतावास से ही मिल पाता था। भारतीय अब स्लोवेनिया के लिए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु में वीजा एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आने वाले दिनों में साउथ की कई फिल्मों में स्लोवेनिया के नज़ारे भी दिखाई देंगे। पहाड़, समंदर, गुफाओं और ऐतिहासिक शहरों के इस देश की सैर करने वाले भारतीयों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। स्लोवेनिया से आए 8 सदस्यों के दल को भारत से नए व्यापारिक गठजोड़ की उम्मीदें भी जगी हैं। नवंबर में हमारे विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री भारत का दौरा करेंगे। हम भारत के बिजनेस हाउसेस के शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं। 2004 में यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना स्लोवेनिया गणराज्य व्यापार और पर्यटन के लिए जाना जाता है। हालांकि यूरोप में आई मंदी का असर स्लोवेनिया पर भी पड़ा। 2012 में मंदी की मार झेल चुका स्लोवेनिया अब बेहतरी की राह पर है और अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए भारत से उम्मीदें लगाए है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे